नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस की ये क्लास है। और सोशल साइंस के क्लास में आपके 8वीं पार्ट है और इसके पहले 7 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक 350 क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 एमसीक्यूज में से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम 8वीं क्लास के माध्यम से 400 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पिछले जो प्रैक्टिस सेट हैं, क्लासेज हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर आपने पहले नहीं किया है तो अवश्य यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपके पिछले सेट में यह मॉक क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है उस कथन की बात करना है। सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां व निगम हैं। सार्वजनिक सेक्टर में मूलतः प्राइवेट राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे सम्मिलित होते हैं। तो सार्वजनिक सेक्टर में कौन कौन से उद्योग सम्मिलित होते हैं? तो सार्वजनिक सेक्टर में केवल जो होता है आपका सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां व निगम होते हैं। तो कौन सा कथन असत्य दिया गया है? बी वाला असत्य दिया गया है, क्योंकि सार्वजनिक सेक्टर में मूलतः प्राइवेट और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे सम्मिलित होते हैं। ये गलत होता है। सार्वजनिक सेक्टर में कौन होता है? सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां व निगम होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है? केवल दूसरा जो है आपका सत्य दिया गया है। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करना है तो ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे चले जाना है या टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इसकी नोट्स प्राप्त करने के लिए 8319862412 पे आपको व्हाट्सएप करना है। कॉल मत कीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त हो जाएगी। और ये नोट्स आपके 3000 एमसीक्यूज के होने वाली हैं। और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए जो आपको 149 आपको पे करना है, उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी सभी फ्री ऑफ क्लासेज यहाँ पे क्लासेज चल रही हैं। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भारतीय योजनाएं हैं, देखिए भारतीय योजना में देखा जाए तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? सत्य कथन हमें बताना है भारतीय योजना के संबंध में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, बिल्कुल सही बात है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। दोनों बातें सही दी गई हैं। तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे, नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि किस जाट शासक के नेतृत्व में जाट सत्ता अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंची? 4 आपके जाट सत्ता दिए रहेंगे, नीचे भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जिस जाट शासक के नेतृत्व में जाट सत्ता अपनी उच्चतम गरिमा पर थी वह था सूरजमल। किसकी बात करेंगे? सूरजमल। सूरजमल जाट शासक के नेतृत्व में जाट सत्ता अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंची थी। तो किसकी बात करेंगे? सूरजमल। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर है कि गुच्छित बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो गुच्छित बस्ती होते मतलब इकट्ठा जो बस्तियां होते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदान या उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुजरात के जल के अभाव के में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग से गुच्छित बस्तियों में अनिवार्य बना दिया है। तो ये कथन असत्य दिया गया है। तो दूसरा हमारा असत्य दिया गया है और पहला सत्य दिया गया है। तो यही तो बताना कौन सा असत्य है। तो केवल बी हमारा असत्य है, केवल 2, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सरकी सुल्तानों ने किस राज्य के शासकों को उत्तर प्रदेश में विस्तार करने से रोक दिया था? वह बंगाल के शासकों को। सरकी सुल्तानों ने किस राज्य के शासकों को उत्तर प्रदेश में विस्तार करने से रोक दिया था? बंगाल के शासकों को रोक दिया था। अगला, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में जो हमारा कथन सही होता है कि इस रिपोर्ट को अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया था। जो नेहरू रिपोर्ट है, तो नेहरू रिपोर्ट को अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया।
ये हमारा कथन जो है सत्य दिया गया है, तो केवल बी कथन सत्य दिया गया है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? और ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। देखिए, इनमें जो नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में संगठित करना, मजदूरों को काम करने तथा रहने की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाना, और समान कार्य के महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान वेतन, महिला हो चाहे पुरुष, समान वेतन, समान अगर कार्य है तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित आपके हैं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? वह आपका है कि देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा दे देना, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। बाकी जो तीनों हमने बताए थे वो सारे आपके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गजनी का आक्रमण वर्ष राज्य। देखिए, 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण, 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण, 1018 में कन्नौज पर आक्रमण, लेकिन 1013 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण जो दिया गया है तो ये आपका गलत दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी बी सी डी ये तीनों सुमेलित है। कौन कौन सुमेलित है? बी सी डी ये तीनों सुमेलित है और पहला आपका सुमेलित नहीं है। ये तो पूछा जा रहा है, तो गजनी का आक्रमण वर्ष पहला वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बाबर के समकालीन दौलत खान लोधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के समकालीन दौलत खान लोधी के संबंध में, तो दौलत खान लोधी वह पंजाब का क्या था? एक अफगानी सूबेदार था। केवल पहला ऑप्शन सही होगा। और इसके साथ दौलत खान ने बाबर के दूध को दिल्ली में रोक लिया था, ये कथन गलत दिया गया है। उसने बाबर को खुश करने के लिए अपने पुत्र को उसको दरबार में भेजा, ये भी गलत है। तो केवल सी, केवल फर्स्ट सही है कि वह पंजाब का अफगानी सूबेदार था। बाबर के समकालीन दौलत खान लोधी के संबंध में कि वह पंजाब का अफगानी सूबेदार था। सी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि विख्यात मणिग्रामन और नानदेशी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो विख्यात जो मणिग्रामन और नानदेशी का जो संबंध है वह व्यापारिक श्रेणी से है। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न करेंगे और नीचे हमारे 2 ऑप्शन ये दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दूसरे पेज में दिए गए हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है? कांग्रेस की स्थापना के पीछे एवो ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षा निकासी हेतु एक सेफ्टी वॉल बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के अपनी मेल को जरूरी मानते थे। तो आर आपका गलत दिया गया है, बाकी ए सही दिया गया है। देखिए किस ऑप्शन में ए सही आर गलत दिया गया है, तो देखेंगे ए सही आर गलत, सी ऑप्शन जो है ठीक है सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि लोधी वंश के महान शासक सिकंदर लोधी ने जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने शासनकाल में कहाँ तक किया था? तो पश्चिम बंगाल की गंगा घाटी तक किया था। ठीक, अभी ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। टोटल 3000 एमसीक्यूज में जो आपके चारों सिलेबस कंबाइंड हैं। 3000 एमसीक्यूज में से निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मंडल के घटकों में शामिल है? तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों जैव मंडल के घटकों में आपके शामिल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? तो वन जो विषय है ये भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है, लेकिन बैंकिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुपालन ये तीनों नहीं है। अगला, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, किसने प्रारंभ किया था? भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, इसको प्रारंभ करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, प्रवाही जल में निर्मित विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं, कौन कौन सा युग्म सुमेलित है ये हमें बताना है। और नीचे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, कूट वाले दिए गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो है सही होंगे, और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सही दिया गया, युवावस्था जो होती है भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। युवावस्था जो नदियाँ होती हैं वो किस प्रकार की घाटी का निर्माण करती हैं? भी आकार की घाटी का। और जो प्रौढ़ावस्था होती है वह प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। वृद्धावस्था गोखुर झील, ये गलत दिया गया है। युग में जो सही सुमेलित है, युवावस्था भी आकार की घाटी, प्रौढ़ावस्था प्राकृतिक तटबंध, ये दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों किसमें सही दिया गया है? सी ऑप्शन हम यहाँ पे कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा 1857 ईस्वी से पूर्व हुए नागरिक विद्रोह का प्राथमिक कारण था? देखिए 1857 ईस्वी से पूर्व हुए नागरिक विद्रोह का जो प्रथम कारण था, अंग्रेजों द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था में तीव्र गति से किया गया परिवर्तन। भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में तो दो समान बिंदुओं के मध्य छेद विशेष में अधिवासित लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। और अशोधित जन्म और मृत्यु दरों को प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। दोनों कथन हमारे यहाँ पे पूछा जाए कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य दिए गए जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में। दो समान बिंदुओं के मध्य छेद विशेष में अधिवासित लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। पर स्थिति निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? वह कहलाता है जीव और वातावरण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी व्यक्ति की उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अगर नियुक्त होना है तो उसके लिए आवश्यक जो है अर्हता क्या होनी चाहिए? और पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला ये ऑप्शन जो दिया गया कि वह राष्ट्रपति की जैसे एक कानूनी विद्वान हो, बिल्कुल सही बात है। किसी उच्च न्यायालय में 15 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये गलत है। लेकिन वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर हो, ये बिल्कुल सही दिया गया है। कितना हो? अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो शर्तें हैं कि वह किसी उच्चतम न्यायालय के 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर हो और इसके साथ साथ वह राष्ट्रपति के जैसे में एक कानूनी विद्वान भी हो, लेकिन वह किसी उच्च न्यायालय के 15 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये आपका गलत है। क्या होना चाहिए? 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर होगा तभी वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समताप रेखाओं के संबंध में सही नहीं दिया गया है? देखिए दोस्तों, जब समताप रेखाएं समीप समीप होती हैं तो उनके बीच की दूरी तापांतर की ऊंची दूरी या तीव्रता का संकेत देती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों के अधिक विस्तार के कारण समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं, ये कथन गलत है। दूसरा गलत है। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक नियमित और पास पास होती, ये भी गलत है। तो दूसरा तीसरा गलत है, तो सी ऑप्शन को चयन करेंगे। 2-3 सही नहीं है, बाकी पहला सही है कि जब समताप रेखाएं समीप समीप होती हैं तो उनके बीच की दूरी कम तापांतर की ऊंची दर तीव्रता का संकेत देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला में घटकों का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला जो खाद्य जाल होता है कि घास, बकरी और मानव। घास प्राथमिक कौन उत्पादक हो गया, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, मानव द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो घास, बकरी, मानव, क्योंकि मछली जो है बकरी को नहीं खाती, न गाय हाथी को, न गेहूं आम को, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया? देखिए 18वीं सदी के आखिरी दशक से ही बंगाल में नील की खेती बंद होने लगी थी, यह कथन गलत दिया गया। दूसरा, नील की खेती की मुख्य 2 विधियां थी, निज और रैयती, बिल्कुल सही बात। रैयती व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या पट्टा करते थे, ये भी सही बात है। बागान मालिकों से अनुबंध करने वाले रैयतों को अपनी जमीन को कम से कम 25% भाग पर नील की खेती करनी होती थी, ये बिल्कुल सही बात है।
जो पट्टा मिलता था उसमें 25% की खेती नील की खेती की जाती थी। पहला जो है आपका कथन असत्य है, तो यही तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला असत्य दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर के उन स्वासी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक है, एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियां गठित की जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वह असत्य दिया गया है, जो हमने पढ़ा है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समितियों के संगठन की व्यवस्था करता है, ये बात सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? पहला ही कथन आपका सत्य दिया गया है कि इतने अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियां गठित की जाती हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि राज्य का जो विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समितियों के संगठन की व्यवस्था करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। अगला है कथन और कारण से है। कथन यह हमारा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा। जो 1857 का विद्रोह था, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए, दोनों सही बातें हैं। लेकिन जो आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो दोनों, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा कि जो 1857 का विद्रोह था ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल क्यों रहा, ये रीजन नहीं बता रहा। केवल यह बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए। तो सुधार करना कोई कारण नहीं है, लेकिन दोनों चीजें सही बात दी गई। अगला है कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो जॉर्ज यूलो 1828 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देखिए काफी टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। आप जो प्रश्न सोच नहीं सकते वो प्रश्न यहाँ पर को मिलेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 50% क्वेश्चन आपको ये 3000 MCQ से मिलने वाला है, याद रखिएगा। जॉर्ज यूले 1828 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सत्य दिया गया है। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पहले 3 सत्रों में भाग नहीं लिया था, ये गलत है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पहले 3 सत्रों में भाग लिया था। अल्फ्रेड वेब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिश थे, ये भी कथन आपका सत्य है। तो केवल पहला जो हमारा सत्य दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है संगम, फिर इसके बाद शालू, तुलु और अराबिडू। संगम पहले, अराबिडू बाद में, ये 2 चीजें याद रखें। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये जानते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रचलित थे? तो नागेश्वर तथा बालाकोट, ये 2 शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र में प्रचलित थी, नागेश्वर और तथा बालाकोट। निम्नलिखित में से किन स्थलाकृतियों का निर्माण नदियों के अपरदन कार्य के फलस्वरूप होता है? जो नदियों में अपरदन होता है उसके कार्य के फलस्वरूप होता है। तो गार्ज का भी निर्माण, कैनियन, अवनीत कुंड और नदी वेदिकाएं, इन चारों का निर्माण जो है, स्थलाकृतियों का निर्माण नदियों के अपरदन के स्वरूप होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 380 नंबर प्रश्न है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जो अंतर होता है वह आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमत में अंतर के कारण होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक दिया गया है। देखिए इंडो एरियंस के लेखक हैं राजेंद्र लाल मित्र, बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पांडुरंग वामन काणे लेखक हैं, ये भी बात सही है। अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के लेखक नीलकंठ शास्त्री हैं, ये भी बात सही है। अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, इसके लेखक आरसी मजूमदार हैं, ये कथन गलत है। तो अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अ हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया
कि लेखक कौन है, सभी लोग बताइए। ये आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित है? तो शनगर पैट्रिक गिडिज, मेगालोपोलिस जीन गॉटमैन, कैनबरा की नगर योजना बीबी ग्रिफिन की है। तो ये सारे हमारे सुमेलित दिए गए हैं। तो तीनों चीजों को समझना है, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर दिया गया है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता। जी हाँ, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपके बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए दोस्तों, सादत खान ने 1725 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त या रेवेन्यू सेटलमेंट किया, यह कथन असत्य दिया गया है। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई, बिल्कुल सही बात है। सफदरजंग के शासनकाल में लखनऊ कला एवं साहित्य के संरक्षण की दृष्टि दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया, ये भी सही बात है। सफदरजंग के काल में सरकार के सबसे बड़े पद पर हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। अब देखिए, तीनों ऑप्शन में सफदर आपके जंग दिया गया है, लेकिन पहले में सादत खां दे दिया गया, तो डिफरेंट आपका पहला ऑप्शन है। तो अगर आपसे नहीं बन रहा तो डिफरेंट ऑप्शन देखिए। तो देखिए, केवल इसमें सादत खां, इसलिए पहला कथन असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान में देकर भी समझना है और फीडबैक करना है। राज्य के नीति निषेधक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य के नीति निषेधक तत्व से एक प्रश्न हम कर चुके हैं, दूसरा प्रश्न अब कर रहे हैं। देखिए, ये तत्व याद योग्य नहीं है, आप याद नहीं कर सकते हैं। ये शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में इनकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है, तीनों बातें सही हैं। लेकिन समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निषेधक तत्व तो हिस्सा नहीं है, यह कथन असत्य है। क्योंकि समान नागरिक जो संहिता है वह राज्य के नीति निषेधक तत्व का एक हिस्सा है। और प्रश्न कर रहा है, ऑप्शन कह रहा है नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह आपका पहला असत्य हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वह वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे ऑप्शंस है और भी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं नीचे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत की नई कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो वेन-सांग ने शूद्रों को कृषक बतलाया और कृषक को गांव अनुदान के रूप में दिया जाता था, दो बातें सही हैं। लेकिन भूस्वामी सामान्यतः सभी वर्णों के होते थे, ये कथन गलत है। वेन-सांग ने शूद्रों को क्या कृषक बतलाया था कि ये कृषक हैं, और कृषकों को गांव अनुदान के रूप में दिया जाता था। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन जो है आपके प्राचीन भारत की नई कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सही दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया? देखिए, लाला लाजपत राय को चुना गया है, एनी बेसेंट को, मोतीलाल नेहरू को, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को नहीं चुना गया। अगला है कि दाओ जली हेडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दाओ जली हेडिंग के संबंध में कि यह ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था, यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन मिले हैं, यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो तीनों बातें सही दी गई हैं आपके दाओ जली हेडिंग के संबंध में। तो सी वाला ऑप्शन 1, 2 और 3 हमारे सत्य दिए गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, कुषाण और शक लोग व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तक 2 मार्गों से जाते थे और ये दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे। बिल्कुल बातें सत्य दी गई। पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ
तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था, वहाँ से भड़ौत चला जाता था। तो दोनों बातें सही दी गई हैं, इसलिए हम सी ऑप्शन को चयन करेंगे। ये वो प्रश्न है जो आपको इसी क्लास में मिलेंगे और हमारी पीडीएफ पर मिलेंगे। पीडीएफ बुक लॉन्च हो गई है, कुछ दिनों बाद ऑनलाइन भी आपको पीडीएफ बुक प्राप्त हो जाएगी। तो अभी वेरीफाइड होना बाकी है। ऑनलाइन बुक हमारा जल्दी वेरीफाइड होगा और आप तक पहुंचेगा, तो आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। बाकी अभी व्हाट्सएप पे उपलब्ध है, तो सभी लोग व्हाट्सएप कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि के मांग के कारण इसकी गुणवत्ता में प्रभावित हुई है। बिल्कुल सही बात है। नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों का प्रदूषण व अपरिष्कृत कचरे के मिलने से होता है। दोनों बातें सही दी गई, तो सी ऑप्शन को चयन करेंगे। लेकिन देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1970 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ, ये कथन गलत दिया गया। तो गंगा एक्शन प्लान कब हुआ ये आपको समझना है और कमेंट करके बताना है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में हुआ और देश की नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी का परिणाम। दक्कन ट्रैप के जो शैल समूह है वह आपके बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम। इसके साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, मलाया प्रायद्वीप का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय तथा यह तंग तटीय मैदान से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर पूर्वी मलेशिया में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोनों बात सही गई थी। सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर है, जो पूर्वी मलेशिया में स्थित है, जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो दोनों बातें सही दी गई हैं, तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, सीसा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। सीसा उद्योग, देखिए कोई निश्चित नहीं है ये चार टॉपिकों में से कौन किस टॉपिक में ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ये जान लीजिए, किसी टॉपिक में किसी पेपर में ज़्यादा प्रश्न आएंगे, किसी में कम आएगा। कोई ये नहीं कि कॉम्बिनेशन करके आएगा। और 15 से 20 जो पेडागोजी के प्रश्न आएंगे वो भी हम करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सारी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। 101% आप लोग यहाँ पे क्वालिफाइड करेंगे अगर आप अच्छे मन से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो हम आपसे दोगुना मेहनत करने की प्रिपरेशन की बात करते हैं, आपके साथ हम हैं। तो सीसा उद्योग के संबंध में जो हमारा कथन, पहले सत्य की बात करेंगे। सीसा उद्योग में चूना, पत्थर, बालू व फेल्सपर कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। सोडा इसको विदेशों से आयात करना पड़ता है। और सीसा का उद्योग जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भदोही इसका मुख्य केंद्र है, यह गलत दिया गया है। तो सीसा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। सीसा उद्योग का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा है, पुरंदर कहा गया है। पुरंदर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दुर्गों को तोड़ने वाला। क्या है, दुर्गों को तोड़ने वाला। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बैंक के कार्य, तो यह सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन का कार्य करता है और यह सरकार के बैंकिंग और वित्तीय मामलों पर जो है परामर्श देता है। तो केंद्रीय बैंक से एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो हमारे सत्य दिए गए हैं, दूसरा और तीसरा। तो केंद्रीय बैंक के संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जो चाय की खेती के लिए अनुकूल होती हैं। देखिए, वे भौगोलिक दशाएं जो चाय की खेती के लिए अनुकूल होती हैं वह पर्वतीय ढाल वाली भूमि होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, सुवितरित वर्षा होती है और गर्म एवं आर्द्र जलवायु। ये चार चीज़ें भौगोलिक दशाएं होती हैं जो चाय की खेती के लिए अनुकूल होती हैं, इसलिए असम यहाँ पे मशहूर है। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखिए दोस्तों, 18वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड एवं फ्रांस की कंपनियों का यूरोप पर भारत के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता तथा अधिकाधिक लाभ के कारण कंपनियों के मध्य झगड़े भी हुए। दोनों कथन सत्य दिए गए।
चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध थी। और अगला प्रश्न है कि मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ इनका खनन किस प्रकार से किया गया? तो इनका खनन रैट होल खनन के द्वारा किया जाता है। मेघालय में जो कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, इनका जो खनन है रैट होल खनन के प्रकार से किया जाता है। तो आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं 3000 MCQs में से। तो बहुत ही जल्द यहाँ पे आपका 3000 MCQs कंप्लीट करेंगे। बाकी चैप्टर वाइज भी क्लासेज ले रहे हैं, जिससे आपका चैप्टर वाइज भी क्लासेज कंप्लीट होती जा रही हैं। और 7 PM में सभी लोग आइए, लाइव क्लास के माध्यम से जुड़िए। पेडागोजी क्लासेज चल रही, जो पहला पार्ट है उसकी क्लासेज चल रही हैं। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके समझ गए हैं। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।